नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पिछले वीडियो को सराहा और मेरा मनोबल बढ़ाया। आप सभी ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करते रहें और मैं आपके लिए लाता रहूंगा नए नए वीडियो। हमारा आज का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय से पहले थोड़ी सी स्पष्टता के लिए हम रचना की दृष्टि से शब्द के भेद जानेंगे। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द और समास रूढ़। रूढ़ शब्द ये वे सार्थक शब्द हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, यानी वे शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो और जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता हो, जैसे घर, किताब आदि। यौगिक शब्द ये वे शब्द हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त शब्दांश जुड़े होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके अंदर रूढ़ शब्द होते हैं, यानी एक हिस्सा ऐसा होगा जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता होगा लेकिन उसका अर्थ निकलता होगा, और उसके साथ एक हिस्सा ऐसा होगा जिसको अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे शब्द नहीं कहा जा सकता, वो शब्द का हिस्सा है। उदाहरण से जाने तो नमकीन, जो कि नमक और ईन से बना है। यहां पर नमक जो है रूढ़ शब्द है जिसमें पीछे शब्दांश लगा हुआ है ईन। अनुभव में देखें तो अनु एक शब्दांश है जिसके पीछे भव रूढ़ शब्द है। कई बार शब्दांश पहले आता है, कई बार शब्दांश पीछे आता है, और कई बार ऐसा होता है कि मध्य में रूढ़ शब्द आ जाएगा और उसके आगे और पीछे दोनों जगह पर शब्दांश होंगे। हम बेचैनी शब्द को देखें तो बेचैनी में चैन जो है वो रूढ़ शब्द है जिसके आगे शब्दांश बे है और पीछे ई। तो ये सभी नमकीन, अनुभव, बेचैनी, ये सब क्या है? यौगिक शब्द। आगे हमें रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इनके अलावा योग रूढ़ शब्द और समास रूढ़ शब्द कहे जाते हैं, यानी कि यौगिक शब्दों का ही या समासिक शब्दों का जब कोई अलग से विशेष अर्थ निकलने लग जाए, कोई विशेष अर्थ रूढ़ हो जाए, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। आइए प्रत्यय पर चलते हैं। प्रत्यय जो है शब्द दो शब्दों के योग्य से बना है, प्रति जमा अय। प्रति शब्द का अर्थ है साथ में, पर, बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। तो इसका अर्थ हुआ साथ में, पर, बाद में, चलने वाला। अंग्रेजी में प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देखें तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द यानी कि मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है या उसमें विशेषता ला देता है। थोड़ी और स्पष्टता देखते हैं इसमें हम कि प्रत्यय एक शब्दांश है, शब्द का हिस्सा। यह शब्द नहीं है पूरा। अगर उपसर्ग को ध्यान दें हम तो उपसर्ग भी एक शब्दांश था और प्रत्यय भी एक शब्दांश है। यह एक मूल शब्द के पीछे लगता है, यानी कि मूल शब्द के बाद में इसे जोड़ा जाता है, उपसर्ग को पहले जोड़ा जाता था।
प्रत्यय जिस शब्द के पीछे लगता है उस शब्द को मूल शब्द कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा यौगिक शब्दों की हमें जरूरत पड़ेगी और रूढ़ शब्द की। कि कई बार होता है परीक्षा में बच्चों से उदाहरण पूछे जाते हैं तो बच्चे ऐसे शब्द लिख देते हैं जिसमें कुछ अलग से जुड़ा ही नहीं है। तो ये थोड़ी हमें समझ होनी चाहिए कि जो भी हम उदाहरण लिखें उसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं, उसमें कुछ और जुड़ा है या नहीं। तो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वो जो रूढ़ शब्द होता है वह ही मूल शब्द है। और प्रत्यय से बने या उपसर्ग से बने शब्द जो हैं उदाहरण वो होंगे यौगिक शब्द। यानी कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगेगा और उपसर्ग इससे पहले। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या इसे अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों फिर से ध्यान दो कि जैसा कि उपसर्ग था वो भी एक शब्दांश था, प्रत्यय है वो भी एक शब्दांश है, और शब्दांश कभी भी अकेला प्रयोग नहीं होता, उसे किसी शब्द में जोड़ा जाता है। और प्रत्यय को किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जब वो अपना अर्थ देगा उसे अपने आप अकेले कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण देखते हैं हम। समाज मूल शब्द है जिसके पीछे एक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये हमारा शब्द बन गया सामाजिक। अब यहां पर समाज जो है एक मूल शब्द है और इक जो है वो शब्दांश है। अगर ऐसा ही कोई शब्दांश पहले लगा होता तो वो उपसर्ग कहलाता। ये मूल शब्द के पीछे लगा है तो यहां पर ये प्रत्यय है। लिख मूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारा बन गया लिखा। संक्षिप्त में प्रत्यय के भेद देख लेते हैं। प्रत्यय को दो भागों में बांटा जाता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। यानी इसमें जो मूल शब्द होगा वो क्रिया धातु होगी। तो यहां पर चढ़ मूल शब्द है जिसमें आई प्रत्यय जोड़ा गया है तो ये बन गया चढ़ाई। लिख मूल शब्द में अक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया लेखक। तो ये उदाहरण थे कृत प्रत्यय के। अब तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। ये संज्ञा आदि के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। जैसे दूध, दूध एक संज्ञा है जिसके पीछे हमने वाला जोड़ा तो ये बन गया दूध वाला। बूढ़ा शब्द के पीछे हमने आपा प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया बुढ़ापा। यहां पर अधिक स्पष्टता के लिए कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। इसमें आरंभ में सभी मैंने मूल शब्द दिए हैं और इनके पीछे ये प्रत्यय लिखे हुए हैं, इनको जोड़कर एक शब्द बना है। जैसे पढ़ें तो सुन जमा आई सुनाई, नीति जमा इक। यहाँ पर नीति जो है मूल शब्द है, उसके पीछे प्रत्यय आया है, ये बन गया नैतिक। इसी तरह से आप और इन सभी उदाहरणों को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बात आती है परीक्षा की तो मुख्य तौर पर दो तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी संभावना को देखते हुए, कठिनता को देखते हुए मैंने यहां पर 3 विकल्प दिए। कई बार प्रत्यय दिया हुआ होता है और हमने उस प्रत्यय से बने शब्द जो है उदाहरण उनके देने होते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पूछा है अनीय प्रत्यय वाले शब्द के 2 उदाहरण लिखो। तो उत्तर में हो गया पठनीय और करणीय। कई बार होता है शब्द दिया होता है और उसमें सीधा प्रत्यय अलग करके लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहां कृपालु शब्द के अंदर कृपा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। कई बार कठिनता बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, यानी कि छात्र को यह स्पष्टता नहीं दी जाती कि इस शब्द को किस तरह से तोड़ा जा सकता है और इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है या दोनों है। तो इस तरह के शब्दों का भी आपने अभ्यास करना है। हम उदाहरण देखें कि अभिमानी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द पृथक करके लिखें। तो हमने अभी यहां पर उपसर्ग है और मान मूल शब्द और पीछे ई जो है वो प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आप इसमें इंगित कर सकते हैं कि ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। दोबारा मिलेंगे अगले विषय के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।